क्या दोस्तों आपको पता है भारत देश का अब तक का पहला अल्कोहल संग्रहालय कहां खोला गया? प्रतिवर्ष विश्व हेम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में सुर्खियों में रहा देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारत में अब तक का पहला अल्कोहल संग्रहालय कहां खोला गया है? इमेज में आप देख सकते हैं भारत देश का अब तक का पहला अल्कोहल संग्रहालय जिसका नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल, और यह खोला गया है सबसे छोटे राज्य गोवा में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा राज्य। और गोवा राज्य की बात आई है तो दोस्तों गोवा से रिलेटेड हमारी यूट्यूब चैनल जीके 2020 पर एक अलग ही गोवा का वीडियो अवेलेबल है। आप यदि गोवा का वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी एग्जामिनेशन में गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। हमारे जीके 2020 के प्ले लिस्ट में जाकर आप यह वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं यह अल्कोहल संग्रहालय के, तो अल्कोहल संग्रहालय पार्टी करने और बीच के शौकीनों की सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है। और संग्रहालय के माध्यम से लोगों को यहाँ की संस्कृति और अनोखे इतिहास की जानकारी दी जाएगी। और इसका नाम, यह अल्कोहल संग्रहालय का नाम क्या रखा गया है? ऑल अबाउट अल्कोहल। और यहाँ गेट पर आप देख सकते हैं नाम रखा गया है ऑल अबाउट अल्कोहल। और संग्रहालय कैंडोलिम में स्थित है। ये जगह पर्यटकों के बीच स्थानीय रूप से पी जाने वाली फेनी शराब के लिए लोकप्रिय है। क्या? यह कैंडोलिम में यह संग्रहालय स्थित है और यह जगह दोस्तों फेनी शराब के लिए लोकप्रिय है जिसे नारियल या काजू फल से बनाया जाता है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि फेनी नामक शराब को नारियल और काजू फल से बनाया जाता है। और ऑल अबाउट अल्कोहल संग्रहालय के संस्थापक कौन है? नंदन कुदचड़कर। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ऑल अबाउट अल्कोहल संग्रहालय के संस्थापक कौन है? नंदन कुदचड़कर। और संग्रहालय के अंदर 4 कमरों में एग्जीबिशन के लिए पुराने मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं पुराने मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं। और 16वीं शताब्दी के माप उपकरण भी है जो फेनी देते समय इस्तेमाल किए जाते थे। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सुर्खियों में रहा देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पहले तो इमेज को देखिए, क्या लिखा है? वेलकम टू देब्रीगढ़ सेंचुरी। और यह देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले याद रख लो कि देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। और हाल ही में ओडिशा सरकार ने देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में 4 शून्य कनेक्टिविटी गांवों से लगभग 420 परिवारों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। क्या? ओडिशा सरकार ने देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में 4 शून्य कनेक्टिविटी गांवों से लगभग 420 परिवारों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है जहां पर बिजली की सुविधा अवेलेबल नहीं थी। शून्य कनेक्टिविटी गांव कितने? 4, और वहां 420 परिवार बसते थे, उनको स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। और पुनर्वास का उद्देश्य क्या है? मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और विस्थापित परिवारों को बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने हेतु दोस्तों यह डिसीजन लिया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। और यहां हमने जिक्र किया है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का। यदि आपके सिलेबस में इंडियन जियोग्राफी है तो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में
आपको पता होना चाहिए कि यह ओडिशा के बरगढ़ जिले में हीराकुड बांध के निकट स्थित है। कहां पर? ओडिशा के बरगढ़ जिले में हीराकुड बांध के निकट स्थित है। लेकिन हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। और यह 346.91 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 8 फरवरी 1985 को इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन के स्वर्णिम विजय वर्ष कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां किया? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन के स्वर्णिम विजय वर्ष कॉन्क्लेव का उद्घाटन बेंगलुरु में किया और इस अवसर पर हमारे भारत देश के CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। तो याद रखो, हमारे भारत देश के पहले रक्षा प्रमुख कौन बन गए हैं? जनरल बिपिन रावत। और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बेंगलुरु में 3 दिन के स्वर्णिम विजय वर्ष कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 1971 का युद्ध दमनकारी और तानाशाही पूर्ण शासन से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मुक्त कराने के लिए लड़ा गया था। और यहां हमने जिक्र किया है बेंगलुरु सिटी का। तो भारत के राज्य कर्नाटक की कैपिटल का नाम क्या है? बेंगलुरु। और देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलुरु को व्यापक रूप से भारत की सिलिकॉन वैली यानी कि भारत की IT राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपने 2 फैक्ट याद रख लिए कि भारत की IT राजधानी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। यदि क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए बेंगलुरु। ओके, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में जापान देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान देश। हाल ही में जापान के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और जापान के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ज्वालामुखी का पायरोक्लास्टिक प्रवाह लगभग 2 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों में फैल सकता है। क्या? यह जापान के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ज्वालामुखी का पायरोक्लास्टिक प्रवाह लगभग 2 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों में फैल सकता है। और माउंट एसो का निकटतम आबादी वाला शहर कौन सा है? एसो, जिसकी आबादी लगभग 26,500 है। और जापान में भूकंप भी एक सामान्य घटना है। जापान पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है और दुनिया के 6 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों का लगभग 20% जापान में दर्ज किए जाते हैं। यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप किस देश में आते हैं? जापान देश में। पांचवा क्वेश्चन, आकाश में अत्यधिक तेजी से गतिशील लक्ष्य को विमान से निशाना बनाने का सफल परीक्षण किसने किया है? हाल ही में DRDO ने आकाश में अत्यधिक तेजी से गतिशील लक्ष्य को विमान से निशाना बनाने का सफल परीक्षण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO। हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हमारे DRDO ने आकाश में अत्यधिक तेजी से गतिशील लक्ष्य को विमान से निशाना बनाने का सफल परीक्षण किया है। लेकिन यह सफल परीक्षण कहां किया गया है? ओडिशा में किया गया है। ओडिशा में कहां पर? तो देखो, ओडिशा में बंगाल की खाड़ी तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल उड़ान परीक्षण किया गया। और वर्तमान उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों के अंतर्गत किया गया है और यह स्वदेशी लक्षित विमान विकसित होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हिट की आवश्यकताएं पूरी करेगा। और यहां हमने जिक्र किया है DRDO का। तो DRDO का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? DRDO भवन नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं। और DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन DRDO कार्य करता है। यह सारे फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए।
छठा क्वेश्चन, वस्त्र मंत्रालय ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की अधिसूचना जारी की? हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की अधिसूचना जारी की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान यानी कि पीएम मित्र पार्कों से भारत को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इन लक्ष्यों में उन्नत अवसंरचना, स्थायी औद्योगिकीकरण और नवाचार को प्रोत्साहन देना शामिल है। और वस्त्र मंत्रालय ने 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की अधिसूचना जारी की है। और इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रधानमंत्री का एक सपना पूरा करना है। दोस्तों याद रखो कि हाल ही में 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है। 7वां क्वेश्चन, दूरबीनों के माध्यम से हजारों वर्ष पूर्व हुए एक तारकीय विस्फोट के अवशेषों को किसने रिकॉर्ड किया है? दोस्तों, दूरबीनों के माध्यम से हजारों वर्ष पूर्व हुए एक तारकीय विस्फोट के अवशेषों को रिकॉर्ड किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने दूरबीनों के माध्यम से हजारों वर्ष पूर्व हुए एक तारकीय विस्फोट के अवशेषों को रिकॉर्ड किया है। और नासा के चंद्रा एक्सरे वेधशाला के अनुसार यह तारकीय अवशेष, जिसे औपचारिक रूप से G344.7-0.1 नाम दिया गया है, और यह पृथ्वी से लगभग 19,600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और तकरीबन 3,000 से 6,000 वर्ष पुराना है। तो दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में यह एक महत्वपूर्ण घटना की खोज यह नासा ने की है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांतिकारी का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था? हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिकारी का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहपुर में हुआ। क्रांतिकारी का नाम है अशफाक उल्लाह खां, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अशफाक उल्लाह खां। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के एक राष्ट्र आराधक अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को। तो अगस्त 1925 में शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही काकोरी एक्सप्रेस में एक डकैती हुई, जिसमें अशफाक उल्लाह खां भी शामिल थे। और इस डकैती के कुछ समय बाद ही क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अप्रैल 1927 में न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई थी, यानी कि भारत देश के एक महान क्रांतिकारी जिसका जन्मदिवस हाल ही में 22 अक्टूबर को मनाया गया। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा टाइगर रिजर्व स्थित है। हाल ही में 2 वैज्ञानिक संगठनों के शोधकर्ताओं द्वारा इस विषय पर अध्ययन किया गया कि अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में मौजूद पौधों और हॉर्नबिल ने एक दूसरे के वितरण को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह नामदफा टाइगर रिजर्व। और यह अध्ययन इस तर्क को मजबूत करता है कि हॉर्नबिल जंगल के बागवान या किसान है और वे अपने बीज प्रकीर्णन के माध्यम से अपने स्वयं के लिए खेती करते हैं। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो याद रखो इसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसी वर्ष इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कहां पर? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और भारत में पाई जाने वाली एकमात्र लंगूर प्रजाति जिसका नाम है हुलोक गिब्बन, हुलोक गिब्बन भी इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हेम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष विश्व हेम तेंदुआ दिवस
मनाया जाता है 23 अक्टूबर को? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 अक्टूबर। यहां पर पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखो वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे या तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और पहला हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया था? पहला इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया गया था 23 अक्टूबर 2014 को। और इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी पाई जाती है। और इन देशों में 2013 में 23 अक्टूबर को हिम तेंदुए के संरक्षण के संबंध में बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। और हिम तेंदुए आकर्षक और शक्तिशाली जानवर है, इमेज में आप देख सकते हैं। और ये उबड़ खाबड़ ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहां पर? ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 और 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 11वां क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो और एक्सपेंडेबल्स जैसे शार्प और फ्लेयर की खरीद के लिए किसके साथ एक करार किया है? हमारे रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ MK-54 टारपीडो और एक्सपेंडेबल्स जैसे शार्प और फ्लेयर की खरीद के लिए करार किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो और एक्सपेंडेबल्स जैसे शार्प और फ्लेयर की खरीद के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक करार किया है। यह खरीद भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन युद्धक विमान P-8I के लिए 423 करोड़ रुपए की लागत पर की जा रही है। और भारतीय नौसेना के पास इस समय कुल 11 P-8I विमान है, इमेज में आप देख सकते हैं। और इन विमानों का निर्माण अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने किया है। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के अलावा P-8I विमानों को अपनी अग्रिम समुद्री टोही क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। तो याद रखो हमारे पास इस वक्त कुल 11 P-8I विमान है। और P-8I विमान को किसने डेवलप किया है? अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी, जिसका नाम है बोइंग। 12वां क्वेश्चन, भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र कब तक $1 ट्रिलियन होने का अनुमान है? हमारे नीति आयोग के CEO ने अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2030। और हमारे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत का अचल संपत्ति बाजार $1 ट्रिलियन पर पहुंचने की उम्मीद है। और 2030 तक इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 18 से 20% तक योगदान होगा। और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, जिसका लक्ष्य 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण करना है। और श्री अमिताभ कांत ने कहा है कि सेबी द्वारा मंजूर किए गए रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट मंच से आने वाले वर्षों में 12.5 खरब रुपए के निवेश के अवसर पैदा होंगे। क्या? आने वाले वर्षों में 12.5 खरब रुपए के निवेश के अवसर पैदा होंगे। 13वां क्वेश्चन, किसने निवेश सलाहकारों से डिजिटल सोने का लेन देन न करने को कहा है? दोस्तों, हाल ही में हमारे सेबी ने निवेश सलाहकारों से डिजिटल सोने का लेन देन न करने को कहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेबी। और यहां एक शब्द आया है डिजिटल सोना। यानी कि आप डिजिटल सोना किसे कह सकते हैं? यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें और आपको सोना न मिले तो जिस तरह आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह डिजिटल सोने में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। और इसलिए सेबी ने निवेश सलाहकारों से डिजिटल सोने का लेन देन न करने को कहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेबी। पूंजी बाजार नियामक संस्था यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, जिसे शॉर्ट में हम सेबी कहते हैं, सेबी ने निवेश सलाहकारों से डिजिटल सोने का लेन देन न करने को कहा है। और सेबी ने कहा है कि डिजिटल सोना एक अनियमित उत्पाद है और कुछ निवेश सलाहकार डिजिटल सोना जैसे अनियमित उत्पादों की खरीद फरोख्त करवाने में शामिल है। और सेबी ने कहा है
कि निवेश सलाहकारों पर अनियमित उत्पादों के लेन देन में शामिल होने पर सेबी कानून के तहत कार्यवाही कर सकती है। इसीलिए दोस्तों ये करंट अफेयर में आया है डिजिटल सोना। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम राजकोट गुजरात से, रोशनी प्रजापति, मयूरी भावसार और राहुल मेर। चारों दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हंसाबेन सोलंकी, कनमिया अल्पेश, खोडा भाया माटो और मेहुल परमार। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है नीलेश पाटनवाड़िया, अभिष कुमार, मिस्त्री रिद्धि और सेनवा संजय। सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ? कल ही दोस्तों मैंने आपको कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जो चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सही ऑप्शन चुनिए कि हमारे भारत देश में कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाल ही में हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया है। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।